हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जीत और हार आपके विचार पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जाहिर सा बात है कि आपने ठान रखा होगा कि आपको हर हालत में सफल होना है। सफल होने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है और विश्वास आता है ज्ञान से। तो अपने ज्ञान को रोज बढ़ाने का काम कीजिए और ये भी जानने का काम कीजिए कि किस दिशा में किस स्थान पर कैसे क्या कुछ करें जो एग्जामिनेशन में कामयाबी के लिए हम बेहतर कदम बढ़ा सकें। पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ पढ़ा जाए। इसी क्रम में गांधी जी से जुड़ा हुआ वीडियो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपको बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि गांधी जी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। गांधी जी पर मैंने पीछे 2 वीडियो अपलोड कर रखा है, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देख लीजिए। आने वाले दिन में बीपीएससी का एग्ज़ाम है 30 सितंबर को, और वहाँ से भी हम लोग ये निश्चित तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि गांधी जी से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो 2 वीडियो ऑलरेडी हम आपके लिए ला चुके हैं। ये तीसरा और गांधी जी सीरीज पर ये मेरा आखिरी सेट होगा। इसको भी पूरा देखिएगा। क्वेश्चन को आंसर कराते वक्त हम कई सारी बातें ऑप्शन से जुड़ा हुआ जो होता है उसको बताने का काम करते हैं। अगर आप उसको नोट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए कई सारे नए क्वेश्चन क्रिएट हो जाएंगे, और वैसी स्थिति में परीक्षा में जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप बड़ी सरलता से और सहजता से उसका आंसर देने की स्थिति में होंगे। तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि वीडियो को आप पूरा देखिए, और न सिर्फ देखिए बल्कि उसको नोट डाउन करने का काम भी कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक अवश्य पहुंचाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने का भी काम कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज इस तीसरे और आखिरी सेट में गांधी से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का काम करते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तथा 18 मार्च को 1922 में ही अहमदाबाद के किस जज की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो क्वेश्चन में ये आंसर भी सामने आ रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी, वो आपको क्वेश्चन में है। अब हम लोग ऑप्शन को देखें। ब्रूमफील्ड, मैक्सवेल, लेस्ली विल्सन और फिर डी, तीनों की संयुक्त अदालत थी। इसका सही जवाब है ब्रूमफील्ड, जो कि सेशन जज थे अहमदाबाद उच्च न्यायालय में। तो सही उत्तर है ब्रूमफील्ड। यहाँ ये भी जान ले कि ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल ये दोनों 1928 में जब बारदोली किसान आंदोलन हुआ था तो बारदोली मामले की जांच का काम ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। ये भी जान लें कि लेस्ली विल्सन जो था वो बारदोली सत्याग्रह के समय बंबई का गवर्नर था, जबकि जब ये सत्याग्रह हुआ था या बारदोली आंदोलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो पहला का सही उत्तर है ए, ब्रूमफील्ड, और बाकी जानकारी मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार था पूंजीवाद की समाप्ति। गांधी जी ने पूंजीवाद को समाप्त करने की बात नहीं कही थी, बल्कि गांधी जी का यह मानना था कि जो पूंजीपति हैं वो समाज के ट्रस्टी हैं, उनके पास जो अतिरिक्त धन है वो अन्य लोगों के लिए है और वो उन तक पहुंचाने का काम करें, उसकी रक्षा करें। केंद्रीयकरण, गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार केंद्रीयकरण नहीं था, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि केंद्रीयकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है या ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोधी है। साथ ही ये भी मानते थे कि केंद्रीकृत बड़े उद्योगों के स्थान पर छोटे छोटे उद्योगों को वरीयता दिया जाना चाहिए। तो आर्थिक विचारों का आधार उनका केंद्रीकरण भी नहीं था। सही उत्तर है सी, विकेंद्रीकरण। गांधी जी ये मानते थे कि अहिंसक समाज के लिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांवों को अपने कार्यकलाप करने के लिए उन्हें अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को शासकीय कार्यों में भागीदारी मिलनी चाहिए। तो गांधी जी के आर्थिक विचारों का आधार विकेंद्रीकरण था, और इसी कारण से भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व में पहले आर्टिकल 40 में
जो ग्राम पंचायतों की संकल्पना की गई थी, बाद में उसको मूर्त रूप देने के लिए 73वां संशोधन किया गया था 1992 में। मतलब पंचायती राज की जो संकल्पना आज हम संविधान में देखते हैं, वो गांधी जी के आर्थिक विचारों का ही परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, किसके विचारों से गांधी जी सहमत थे कि वही सरकार श्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करती है? किसके विचार से गांधी जी सहमत थे कि वही सरकार श्रेष्ठ है जो सबसे कम शासन करती है? सीधा इसका आंसर देखते हैं और आंसर है बी, हेनरी डेविड थोरो, जिनसे प्रभावित होकर के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और बाकी लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन पर मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करा रखा है। अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार उधर देख लें, इन लोगों पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। नंबर 4, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना जो आधारभूत शिक्षा से संबंधित थी, इसका प्रस्ताव 1937 में किस पत्रिका में प्रकाशित किया था? गांधी जी की जो शिक्षा योजना थी उसको बुनियादी शिक्षा बोलते हैं, उसको नई तालीम भी कहते हैं, ये बात भी जान लें। प्रश्न में ये भी सामने आ रहा है कि उनकी शिक्षा योजना किस वर्ष आई थी, तो 1937 में। अब यहाँ पूछता है कि ये प्रस्ताव किस पत्रिका में आई थी, तो सबसे पहले इसका सही उत्तर जान लें। सही उत्तर है सी, हरिजन। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको याद होगा कि 1933 में अंग्रेजी में हरिजन का प्रकाशन गांधी जी ने शुरू किया था और ये एक साप्ताहिक पत्र था। तो आंसर है सी। अब यंग इंडिया, मैंने पहले भी कई सारी बातें बताई हैं, कुछ और नई चीजें। सबसे पहले तो ये कि यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 से लेकर के 1931 तक होता रहा। 1931 में यंग इंडिया में उन्होंने संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों का उल्लेख किया है। तो यंग इंडिया में संविधान के मूल्य और आदर्श का उन्होंने उल्लेख किया है। नवजीवन मैंने पहले बता रखा है आपको, गुजराती वीकली था ये, 1919 से भी प्रकाशित होता था। इसके अलावा हरिजन बंधु, ये गुजराती में था और इसी दौरान गांधी जी ने हरिजन सेवक भी हिंदी में शुरू किया था। गांधी जी का ये जो शिक्षा से संबंधित योजना था, इसको शिक्षा का वर्धा योजना भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा और नई तालीम भी कहते हैं। इस योजना का मुख्य जो सिद्धांत था वर्धा योजना का या आधारभूत शिक्षा का, कि एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाया जाए। इस शिक्षा की योजना पर कार्य करने के लिए, या फिर हम लोग ऐसे कहें कि इस योजना को तैयार करने के लिए विनोबा भावे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। विनोबा भावे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने कि गांधी जी के इस शिक्षा योजना को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस शिक्षा योजना के तहत 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान था। इसी को आधार बना करके आज भारत के संविधान में जो आर्टिकल 45 था डीपीएसपी में, अब 21A में शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया है। एक चीज और जान लें कि पहले तो विनोबा भावे ने इस योजना का रूपरेखा तैयार किया, बाद के काल में डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में एक समिति ने कार्य किया, लेकिन 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए जाकिर हुसैन समिति ने जो वर्धा शिक्षा योजना पर काम किया था उस पर कोई काम नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस अब मंत्रिमंडल में नहीं रह गई थी। तो इसका सही उत्तर भी मैंने आपको बता दिया और बाकी जानकारी भी आपको समझाने और बताने का मैंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। नंबर 5, किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? सीधा इसका आंसर जाने पहले सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन ए। इन्होंने ही गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर मैकडोनाल्ड को देख ले। मैकडोनाल्ड कभी गवर्नर जनरल या वायसराय नहीं थे, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, डेट एक बार फिर से सुन ले, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय मतलब कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। कम्युनल अवार्ड के तहत हरिजन या दलित वर्ग को भी
अलग निर्वाचन में अधिकार देने का प्रावधान किया गया था। मतलब उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जा रही थी, उनके लिए निर्वाचन में अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था मैकडॉनल्ड के द्वारा, जिसको कि कम्युनल अवार्ड कहते हैं। डेट फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं, 16 अगस्त 1932, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में डेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नंबर 6, 17 अक्टूबर 1940, ये डेट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने किस स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी? सीधा आंसर जानते हैं और सही उत्तर है इसका पवनार आश्रम। पवनार आश्रम विनोबा भावे से संबंधित था। ठीक है, बाकी आश्रम के विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, आप चाहेंगे तो देख लेंगे, या फिर आपने नोट कर रखा है तो आपके पास वो ऑलरेडी अवेलेबल है। नंबर 7, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा के अधिकांश लेख किस स्थान पर लिखा था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गांधी जी ने अलग से अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी थी, बल्कि नवजीवन में जो उनका पत्रिका था उसमें ही उन्होंने लेख के तौर पर जो बातें रखी थी वही बाद में संकलित होकर के उनका आत्मकथा बना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका अधिकांश किस स्थान पर, मतलब आत्मकथा का अधिकांश लेख किस स्थान पर लिखा गया था? सही उत्तर है यरवदा जेल। यरवदा जेल पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 8, नोआखाली दंगों के काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? सबसे पहले ये जान लें कि मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, ये डेट याद रखिएगा, इस दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में दंगा फैला और इसी क्रम में नोआखाली में भी दंगा हुआ। नोआखाली आज की तारीख में बांग्लादेश के चटगांव में है। इन दंगों को रोकने के लिए गांधी जी ने 7 नवंबर 1946 को नोआखाली जाने का काम किया। नोआखाली के हालात को देख करके गांधी जी ने इसको शमशान की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो नोआखाली दंगा जो हुआ वो अगस्त 1946 में हुआ था और इस दौरान गांधी जी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल, महादेव देसाई, नरहरि पारिक या ब्रज किशोर? तो सही उत्तर है इसका ए, प्यारेलाल। वैसे आप जान लें कि महादेव देसाई भी गांधी जी के निजी सचिव थे, लेकिन नोआखाली दंगा से पहले ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब वो गांधी जी के साथ ही आगा खां पैलेस में कैदी के तौर पर रखे गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो महादेव देसाई जो उनके निजी सचिव रहे थे वो इस दौर में नहीं थे, बल्कि इस समय गांधी जी के जो सचिव थे उनका नाम था प्यारेलाल। नरहरि पारिक और ब्रज किशोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी के तौर पर बिहार में काम करने वाले लोग थे। उस दौर में महादेव देसाई भी गांधी जी के ही साथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, हमने रोटी मांगी थी लेकिन पत्थर मिला? हमने रोटी मांगी थी लेकिन पत्थर मिला। सीधा इसका उत्तर जानते हैं और सही उत्तर है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। बाकी कुछ बताने को नहीं है, इससे जुड़ा हुआ सवाल हमने पहले भी आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है? सबसे पहले सही उत्तर जान ले। सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही ये बातें कही थी, या गांधी जी की यात्रा की तुलना उन्होंने इस रूप में किया था। बाकी ऑप्शन को देखें। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर न्यू फ्रीमैन से संबंधित थे, उस अखबार के पत्रकार थे। इन्होंने धरसाना अत्याचार का उल्लेख किया गया है। धरसाना अत्याचार जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से संबंधित है। यहाँ ये जान लें कि जब गांधी जी ने धरसाना, जो कि महाराष्ट्र में है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक डिपो पर कूच करने का निर्णय लिया था, तब 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके और यरवदा जेल भेज दिया गया था। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था।
फिर से एक बार आप सुन लें इस बात को कि जब गांधी जी को 5 मई 1930 को धरसाना कूच के निर्णय के बाद गिरफ्तार किया गया, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अब्बास तैयबी ने। इसके बाद 31 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मनीलाल ने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरसाना प्रस्थान किया था, जहां उनके ऊपर जबरदस्त अत्याचार हुआ था। इसी अत्याचार की जानकारी अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रदान किया है। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू पर आगे भी बातें आएंगी, या जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ कई सारा बात आप ऑलरेडी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 लोगों की मध्यस्थता से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें शामिल नहीं थे। मतलब कि इस समझौता में मध्यस्थता करने वाले में कौन शामिल नहीं थे, चलिए उसको बाद में बताएंगे। पहले थोड़ा सा ये जान ले कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते का जो प्रारूप था, इस प्रारूप को तैयार करने का काम हर्बर्ट इमर्सन ने किया था। हर्बर्ट इमर्सन ने किया था। जब ये समझौता हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह कांग्रेस की पराजय है। फिर से दोहरा दें कि गांधी इरविन समझौते को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की पराजय माना था, जबकि रजनी पाम दत्त, जो कि आर्थिक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि गांधी जी बुर्जुआ वर्ग के मांगों के आगे झुक गए। गांधी जी बुर्जुआ वर्ग के मांगों के आगे झुक गए, ये बात रजनी पाम दत्त ने कही थी। जबकि समझौते में शामिल इरविन और गांधी को सरोजनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। तो ये जानकारी गांधी इरविन पैक्ट से। अब देखते हैं कि इसमें शामिल नहीं था, तो इसमें शामिल नहीं थे मोतीलाल नेहरू। ये जो समझौता हुआ ये 5 मार्च 1931 को हुआ है, लेकिन इस समझौते के पूर्व ही 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू का निधन हो चुका था। जाहिर सा बात है कि उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं थे। तो बाकी 3 नाम आप याद कर लें कि श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के मध्यस्थता से गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 12, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन SS वायसराय ऑफ इंडिया जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? ऑप्शन ए गांधी जी। गांधी जी इंग्लैंड गए थे इस समय SS राजपूताना नामक जहाज से, और सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। मदन मोहन मालवीय वायसराय के व्यक्तिगत निमंत्रण पर आमंत्रित किए गए थे या वहां पर पहुंचे थे, और वैसे भी वो राष्ट्रीय दल से संबंधित थे। सरोजनी नायडू को भी वायसराय ने व्यक्तिगत तौर पर ही आमंत्रित किया था। सरोजनी नायडू के साथ एनी बेसेंट भी इस सम्मेलन में शामिल हुई थी। इस सवाल का सही जवाब है अंबेडकर। अंबेडकर जो SS वायसराय ऑफ इंडिया जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में वो शामिल हुए थे। और ये भी जान ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन के बाद विट्ठल भाई पटेल एवं सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से जारी एक वक्तव्य मतलब स्टेटमेंट में कहा था कि गांधी जी एक राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहे हैं? सही उत्तर है इसका ए, वियना। जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहीं से ये स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें कि गांधी जी को राजनीतिक तौर पर असफल करार दिया गया था विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। एक चीज और यहां जान लें कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि गुरुदेव टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है। बेसिकली यहां नियंत्रण लिखा गया है, इसको निमंत्रण पड़ेगा, निमंत्रण है। गांधी जी ने यह बात किस संदर्भ में कहा था? सही उत्तर है इसका क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 के संदर्भ में गांधी जी ने यह बात कही थी।
कैबिनेट मिशन आप सबको पता है 1946 में आया था। अगस्त प्रस्ताव, यहां से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, उसको भी जान लें। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1940 और वायसराय लिनलिथगो के द्वारा यह घोषित प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में ही पहली बार भारतीयों के लिए संविधान होगा, ये बात रखी गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। गांधी जी ने, आप सब जानते हैं कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, लेकिन ये एक नया स्टेटमेंट है कि यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को निमंत्रण है। शिमला सम्मेलन जून जुलाई 1945 में हुआ था। गांधी जी शिमला सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। ये और बात है कि इस दौरान गांधी जी शिमला में ही मौजूद थे, लेकिन सम्मेलन में वे शामिल नहीं हुए थे। नंबर 15, 15 जुलाई 1942 को जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए गांधी जी ने किस पत्रिका में लिखा था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप में छोड़ जाओ। सही उत्तर है हरिजन, ऑप्शन ए। बाकी पत्रिका के विषय में आपको हम पिछले दोनों वीडियो में कहीं ना कहीं जरूर बता रखे हैं। नंबर 16, अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी ने इसको तैयार किया था। मौलाना आज़ाद जो इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसका एक पहलू और ये है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था और यहां पर अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में यह पारित हुआ था। जब वर्धा में 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव रखा गया था, तो गांधी जी ने कहा था अगर प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो, एक स्टेटमेंट है जिसको कि जान लेना चाहिए। उन्होंने उसी दौरान कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फिर से बता दें कि उन्होंने ये बातें इस संदर्भ में कही थी कि अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो वो क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, गांधी जी ने अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन की प्रेरणा किससे प्राप्त की थी? आंसर इसका जान ले, सीधा उत्तर है ज्योतिबा फुले, जो महाराष्ट्र के थे और सबसे पहले अछूतोद्धार के लिए ज्योतिबा फुले के द्वारा ही काम प्रारंभ किया गया था। तो अस्पृश्यता या छुआछूत उन्मूलन की प्रेरणा गांधी जी को ज्योतिबा फुले से ही मिली थी। ठीक है, यहां एक चीज और जान ले, यजुर्वेद ऑप्शन सी में है। यजुर्वेद से उन्होंने ये सीखा था कि ईश्वर सभी जगह है और सब में विद्यमान है। ईश्वर सभी जगह है और सब में विद्यमान है। इसको जो यजुर्वेद में लिखा हुआ है वो ये है कि ईशावास्यमिदं सर्व, मतलब ईश्वर हर जगह है, सब में विद्यमान है। और इसी संदर्भ में गांधी जी का सर्वधर्म संभाव वाला जो स्रोत है वो उभर करके आता है। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने कब कहा था कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है? सही उत्तर है ए, 1936। ये बात गांधी जी ने सांवली सेवा संघ में अपना प्रवचन या उपदेश देते समय कही थी 1936 में कि गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। लेकिन यहां पर एक बात और जान लें कि सिर्फ गांधी जी ने एक बार कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव रहेगा। ये बात उन्होंने 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान कहा था और गांधीवाद मर नहीं सकता है, ये बात सिर्फ एक बार कही गई थी। वैसे गांधी जी ये मानते थे कि गांधीवाद नाम का कोई चीज नहीं है और ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर 1936 में सांवली सेवा संघ में प्रवचन देते समय कहा भी था। नंबर 19, पूना समझौता, ब्रैकेट में डेट लिखा हुआ है 24 सितंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसकी कड़ी है कम्युनल अवार्ड, जो मैंने आपको पहले बताया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। पूना समझौता जो गांधी एवं अंबेडकर के बीच में हुआ, इसमें किसने मध्यस्थता नहीं की थी? तो सही उत्तर है इसका M.R. जयकर। M.R. जयकर। चलिए फिर से पूरा चीज को एक बार रिवाइज कर लें कि 16 अगस्त 1932 को
रैमजे मैकडोनल्ड, जो कि उस दौर में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी कि दलित वर्ग को अपना अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। गांधी जी इस दौरान यरवदा जेल में थे और गांधी जी इस घोषणा से बिल्कुल असंतुष्ट थे। लिहाजा 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद अंबेडकर के साथ उनका ये समझौता हुआ था और इस समझौता में M.A. राजा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो यहां पर आंसर यह है बी कि M.R. जयकर इसमें शामिल नहीं थे। ये जो समझौता हुआ है उसके तहत प्रांतीय विधायिका में दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। अलग से प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया, बल्कि सीटें आरक्षित कर दी गई। प्रांतीय विधायिका में जो उनके लिए सीट थी 71, अब उसको बढ़ा करके 147, मतलब 71 से बढ़ा करके 147 किया गया। और केंद्रीय विधायिका में दलित वर्ग के लिए कुल सीटों का 18% आरक्षित किया गया था। तो अलग से प्रतिनिधित्व न देकर के उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था पूना समझौता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ग्वालियर टैंक मैदान, 8 अगस्त 1942। ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण के संदर्भ में, जहां उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था, किसने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर के भाषण दे रहे थे? सही उत्तर है डी, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, इनका एक बड़ा फेमस किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये बात पट्टाभी सीतारामैया ने कही थी। तो ऑप्शन डी 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ऑपरेशन जीरो आवर संबंधित है। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है 9 अगस्त 1942 को कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी से। आप सबको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ही प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये ऑपरेशन जीरो आवर उसी से संबंधित है। जबकि ऑप्शन ए को देखिए, हैदराबाद रियासत का विलय ये सितंबर 1948 में हुआ था और यहां जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा था अविचारित तथा असामयिक? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा था अविचारित तथा असामयिक? ये स्टेटमेंट है बेसिकली तेज बहादुर सप्रू का, और तेज बहादुर सप्रू का संबंध उदारवादी कांग्रेस से था। तो सही उत्तर है सी। बाकी के विषय में भी जान लें। मुस्लिम लीग ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कि आंदोलन का लक्ष्य भारतीय स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। जबकि अंबेडकर ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में अनुत्तरदायीपूर्ण और पागलपन भरा कार्य, अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य। जबकि साम्यवादी दल, इसके अलावा राजगोपालाचारी, इन तमाम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 23, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद किसने द वे आउट नामक पंपलेट या पैम्पलेट मार्च 1944 में गांधी जी की सहमति से जारी किया था? सही उत्तर है राजगोपालाचारी। द वे आउट राजगोपालाचारी से है, यह गांधी जी की सहमति से ही जारी किया गया था। यहां राजगोपालाचारी के विषय में एक बात और जान लें कि 10 जुलाई 1944 को CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था राजगोपालाचारी के द्वारा। राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। पाकिस्तान की मांग का समर्थन सबसे पहले राजगोपालाचारी ने किया था। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि किस फार्मूले में पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया? तो CR फार्मूला जो 10 जुलाई 1944 को आया था, यह समर्थन किया गया था। लेकिन कांग्रेस के पहले व्यक्ति वल्लभ भाई पटेल थे जो पाकिस्तान के, या कहें हम लोग कि भारत के विभाजन के लिए तैयार हुए थे। क्योंकि जिस तरीके से उस दौर में दंगा चल रहा था उसको रोकने का सिर्फ एक उपाय था और वो था भारत का विभाजन। तो भारत विभाजन पर तैयार होने वाले पहले कांग्रेसी वल्लभ भाई पटेल थे और राजगोपालाचारी CR फार्मूला के तहत पाकिस्तान का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे।
गोविंद बल्लभ पंत, यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जिसको कि नोट कर लें। 14 जून 1947 को देश विभाजन से संबंधित जो माउंटबेटन प्लान था उसको स्वीकार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत ने ही प्रस्ताव रखा था और बाद में मौलाना आज़ाद ने गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 24। नवंबर 1933 से जुलाई 1934 के दौरान गांधी जी ने मुख्य रूप से कौन सा कार्य किया था? दरअसल ये जो पीरियड है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण का काल है, जो कि बेसिकली मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग ठप पड़ा हुआ था, सिर्फ नाम मात्र को ये संचालित हो रहा था। इस दौरान गांधी जी क्या कर रहे हैं? तो इस दौरान गांधी जी ने देश भर में हरिजन यात्रा की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और हरिजन सेवा संघ के लिए उन्होंने धन एकत्रित करने का काम किया था। गांधी जी का जब आंदोलन नहीं चलता था तो गांधी जी उस दौरान जो रचनात्मक कार्य करते थे उसी का एक रूप ये भी था कि इस दौर में गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए हरिजन यात्रा की थी। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी पहले हो रखा था, ये बात भी हम आपको बता रखे हैं। चलिए इस सेट का और गांधी जी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है कि गांधी जी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात हम आपको और बता दें कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए गए हैं। कहीं चौकीदारी कर से संबंधित है, कहीं जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। उन चीज़ों को भी अगर आप देख लेंगे तो फिर आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे मैंने कुछ सामान्य से क्वेश्चन को जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं या जो बहुत कॉमन है उनको अपने सेट से थोड़ा बाहर रखा है, ये मानते हुए कि आप वैसे सवालों के जवाब देने की स्थिति में हैं। तीनों सेट में आप देखिए कई सारे आपको नए क्वेश्चन निश्चित तौर पर मिले होंगे। क्वेश्चन का एक नया एंगल भी आपके लिए निश्चित तौर पर आया होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। एनीवे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25। कानून का अध्ययन करने के लिए जब गांधी जी लंदन में थे तब उन्होंने मैडम ब्लावटस्की की कौन सी रचना पढ़ी थी? दरअसल जब गांधी जी लंदन में थे तो वहाँ पर उनको अन्य धर्म से संबंधित चीज़ों को से भी जोड़ने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में उन्होंने मैडम ब्लावटस्की की एक रचना भी पढ़ी थी। जो रचना थी, पहले आंसर जान ले, की टू थियोसॉफी। आप सबको पता होगा कि हेनरी स्टील अल्कॉट और मैडम ब्लावटस्की ने, मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लावटस्की, इन्होंने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगर आप ऐसे जान रहे होते तो ये आंसर ऐसे भी होता, की टू थियोसॉफी, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। तो सही उत्तर है सी। बाकी को देख ले। द लाइट ऑफ एशिया, ये भी एडविन आर्नल्ड के कहने पर गांधी जी ने पढ़ा था। द लाइट ऑफ एशिया, तो इसके लेखक का नाम है एडविन आर्नल्ड, ठीक है। और एडविन आर्नल्ड ने ही गांधी जी को वहां पर मैडम ब्लावटस्की से और एनी बेसेंट से लंदन में मिलवाने का काम किया था, एडविन आर्नल्ड। बी को देखें, ए प्ली ऑफ वेजिटेरियन, ये जो किताब है H.S. सॉल्ट्स का लिखा हुआ है, H.S. सॉल्ट्स का। और इस किताब को पढ़ने के बाद गांधी जी ने कहा था कि वो अपनी पहली पसंद से शाकाहारी बन गए हैं। जबकि सरमन ऑन द माउंट ये बाइबल का एक अध्याय है और सरमन ऑन द माउंट या पर्वत प्रवचन की तुलना गांधी जी ने गीता से की थी। तो गांधी जी से जुड़ा हुआ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आगे के वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।